Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। यद्यपि अधिनियम के भाग 1 में समाविष्ट परिभाषाओं से संबंधित उपबंध अधिनियम के भाग 2 पर भी लागू होते हैं, फिर भी इस मामले में चर्चा अधिनियम में भाग 1 तक सीमित है, चूंकि ये सभी मामले घरेलू माध्यस्थम से संबंधित है। अभिव्यक्ति माध्यस्थम की विषय वस्तु सृजित करने वाले प्रश्नों को निर्णीत करने की अधिकारिता रखने वाले, यदि वे प्रश्न वाद की विषय वस्तु रहे हैं, का प्रयोग किए जाने के प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 2 उपधारा 1 न्यायालय या न्यायालयों से यह अपेक्षा करती है कि वे उन आधारों की पहचान करें जिन पर एक ही विषय वस्तु जो धारा 8 और 11 द्वारा आच्छादित हो सकती है और आच्छादित नहीं भी हो सकती है, को अंतर्वलित करने वाले सिविल वाद को प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः इस प्रकार की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 से 20 के अधीन वाद फाइल किए जाने के स्थान और लेटर्स पेटेंट के सुसंगत उपबंधों, यदि न्यायालय साधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय है, की ओर से यह संकेत करता है। इस सावधानी का पालन सदैव किया जाना चाहिए। किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता के प्रधान सिविल न्यायालय से निम्नतर किसी न्यायालय या लघुवाद न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को प्राप्त करने का प्राधिकार नहीं है। पैराग्राफ चेंज। यह संभव है कि अनेक न्यायालयों को किसी सिविल वाद को प्राप्त करने की क्षेत्रीय और वित्तीय अधिकारिता प्राप्त हो सकती है। अतः अनेक न्यायालयों को उक्त अधिनियम की धारा 2 उपधारा 1 के निबंधनों के अनुसार एक ही माध्यस्थम करार के संबंध में भाग 1 के अधीन याचिका या आवेदन प्राप्त करने का प्राधिकार भी प्राप्त हो सकता है। तथापि यदि कोई न्यायालय एक बार किसी याचिका या आवेदन को उक्त अधिनियम के भाग 1 के अधीन प्राप्त कर लेता है, तो एक ही माध्यस्थम करार से संबंधित अन्य संभव न्यायालयों की अधिकारिता अधिनियम की धारा 42 को दृष्टि में रखते हुए समाप्त हो जाती है। पुनः अधिनियम की धारा 42 का कार्य क्षेत्र कतिपय कारणोंवश अधिनियम की धारा 8 या धारा 11 के परिणाम स्वरूप विस्तारित नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज। पाकिस्तान में विधि मंत्री और संविधान सभा का सदस्य भी बनाया गया, परंतु वे भी अपने दलील समुदाय के लोगों के साथ धर्म के नाम पर होने वाली बर्बरता के समक्ष असहाय हो गए और अंततः उनको मजबूर होकर तारीख 8 अक्टूबर 1950 को मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देना पड़ा। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि मैं
काफी विचार विमर्श के उपरांत इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में हिंदुओं का कोई भविष्य नहीं है और इस देश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दमन की राजनीति के कारण उनके लिए अंधकार ही रहेगा। अंततः उन्हें भारत लौटना पड़ा, लेकिन यहाँ भी उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा क्योंकि लोगों ने उन्हें गद्दार करार दिया और वे गुमनामी के अंधेरे में ही चल बसे। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 91 में स्पष्ट लिखा है कि वहां का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होने के लिए मुस्लिम धर्म का अनुयायी होना आवश्यक है और कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन या ईसाई वहां पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित नहीं हो सकता। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की बदतर हालत पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच वार्ता भी हुई थी और दोनों नेताओं के बीच तारीख 8 अप्रैल 1950 को एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों ने अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वचन दिया था, परंतु वर्तमान में पाकिस्तान में मात्र 1% धार्मिक अल्पसंख्यक शेष रह गए हैं। कराची जैसा शहर जहां 51% हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम थे, वर्तमान में 1% से भी कम है। पाकिस्तान के सभी धार्मिक अल्पसंख्यक विस्थापित होकर भारत आते हैं और भारत का यह कर्तव्य है कि उनको नागरिकता प्रदान करे। इसी कारणवश वर्तमान सरकार जिस नागरिकता कानून की बात कर रही है उसका मकसद समझ में आता है। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.